everyone, this is Anjali Chauhan, and in this video I am going to explain you the topic of bacterial cell structure, and this is the part 2 video. The part 1 video I have discussed before this video, तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में मेनली आपका मैंने अप टू साइटोप्लाज्म तक बैक्टीरियल सेल को डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में मेनली आपका कंप्लीट जो साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनीज हैं उन सभी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्म में जितने सारी सेल ऑर्गेनीज होती हैं उन सभी को हम डिटेल एनालाइज कर लेते हैं। और जो मेनली नोट्स इसके साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो नोट्स हैं आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो और आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो these notes, I'm not saying that these are the sufficient notes, but you can also write these notes along with your own prepared notes के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा। along with that आपका जो भी आपने एडिशनल इसमें पढ़ा है आप उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो और आपकी आंसर राइटिंग में ये बहुत ही वेल स्टैब्लिश कर लेगा। ओके, so let's start the video. The content of video is about nucleus and genetic material, फ्लैजिला और मीजोजोम जो है मेनली उनको हम मेनली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे ही आपके साइटोप्लाज्म में ही पढ़े जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अप टू साइटोप्लाज्म तक जितने भी जो उसका आउटर मेम्ब्रेन थी, उसके सेल वॉल, साइटोप्लाज्म से बाहर जितनी भी चीज़ें थी उन सबको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनलीज को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The very first slide of the video is about nucleus of bacterial cell, ठीक है। तो देखो मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपका बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मेनली आपका एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस है क्योंकि जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली आपका क्या होता है, जो सेल्स होती भी हैं पहले तो उनमें बहुत कम लिमिटेड सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, एंड इफ इन केस दीज आर प्रेजेंट सो दे आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है, उनमें वेल एस्टेब्लिश्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसमें भी मेनली आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इस पे बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक रहा है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का वो मेनली आपका नहीं प्रेजेंट होता है। बट मेनली देखो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। किसी भी सेल में न्यूक्लियस का फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करना, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता तो है लेकिन उसके बाहर से किसी भी तरीके की कवरिंग नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कन्फाइनली ये नहीं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की बजाय जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, अब उसे इनक्लोज करने वाली मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है हैव न्यूक्लियस ऑल्दो इट इज़ वेरी प्रिमिटिव टाइप। जो उसका न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। वो जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि स्कैटर्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसमें आपका अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, यानी कि आपका किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं इनक्लोज होती है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन आपका बैक्टीरियल सेल। तो दूसरा जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये बहुत ही सिंपल किस्म की सेल है इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव टाइप की सेल है, और इनमें किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है तो, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है जिसमें किसी भी तरीके की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका जो आपका मेजॉरिटी ऑफ डीएनए होता है फाउंड इन द सेंट्रल रीजन, और ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियोइड के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोइड पे सवाल पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोइड वो आपका वो सेंट्रल रीजन है बैक्टीरियल सेल का जहाँ पे मेनली आपका जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये बाहर से सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज सेल वॉल, और इसके अंदर आपका क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल सेंटर रीजन में प्रेजेंट होता है,
सेंट्रल रीजन में आपका क्या होता है, मेनली प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होने के कारण और विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन के कारण इसको मेनली आपका क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। इस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन टर्म किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट्स ऑल अबाउट द बैक्टीरियल न्यूक्लियस, ठीक है। ये बैक्टीरिया सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें इतना ही पढ़ने के लिए है। अब इसके बाद जो सेकेंड स्लाइड है वो आपका मेनली जेनेटिक मटेरियल ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल पे है। दिस इज आपका जेनेटिक मटेरियल ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल। तो जेनेटिक मटेरियल मेनली मेजॉरिटी ऑफ आपका जो बैक्टीरियल सेल है, यानी कि जितने मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं उनमें मेनली आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है, आरएनए नहीं होता है। इवन अगर हम कहें परसेंटेज वाइज तो हम कह सकते हैं कि आपका 98% तक जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सब में आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, आरएनए नहीं होता है। लेकिन आपका मेनली जो कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं उनमें आपका हो सकता है कि आपका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो। वेदर आपका आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेनली वायरसेस का ही होता है, बैक्टीरियाज में ये नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल दिया गया है। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको पता होगा, ये आपका एक वायरस है जो मेनली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। और इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो आपका बैक्टीरियोफेज है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, मतलब डीएनए है या इधर डीएनए और आरएनए है या कंबाइन है। तो आपका जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो बोथ डीएनए और आपका आरएनए प्लस आरएनए यानी कि दोनों ही वो कंटेन करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं, दीज आर नॉट बैक्टीरिया, दीज आर वायरसेस विच इन्फेक्ट मेनली आपका क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के साइज से भी छोटे आपके वायरसेस होते हैं, ओके। सो इसका फंक्शन पूछा गया है नेक्स्ट आपका कि डीएनए का यानी कि जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए का मेनली एक ही फंक्शन होता है, रेप्लिकेशन में और एक्सप्रेशन में आपका ये हेल्प करता है, ठीक है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, क्लास 12th में मेनली आपका क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल डोग्मा जो आपका डीएनए होता है, डीएनए आपका मेनली ट्रांसक्राइब होता है किसमें, आरएनए में। और आरएनए आपका मेनली प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तब इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन जब बनता है इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिससे मेनली आपका डीएनए क्या करता है, अपनी सेल्फ एक कॉपी बना देता है, ठीक है। और उसके बाद मेनली उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का यही काम होता है किसी भी इंडिविजुअल में, और मेनली जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज, ओके। सो इट्स अबाउट दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब बात करते हैं आपका मीजोजोम, एक्सटेंशन एंड फोल्डिंग ऑफ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो मीजोजोम क्या होता है और क्या ये एक सेल ऑर्गेनली है या नहीं है, या इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मीजोजोम होता है उसके जो रोल है ना बैक्टीरियल सेल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मीजोजोम के फंक्शंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वेदर इट इज़ नॉट डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेल ऑर्गेनली, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और वैसे भी मीजोजोम आपका सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन इसके फंक्शन बहुत सारे होते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो आपका मीजोजोम होता क्या है, जैसे ये आपका बैक्टीरियल सेल है, दिस इज सेल वॉल, और इसके अंदर जो दूसरी लेयर होती है दिस इज ऑफ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड को कुछ ऐसे एक्सटेंशंस निकलते हैं और वो एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। ऐसा लगता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच के कोई अंदर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड आपका मीजोजोम। ये ही एक्सटेंशन आपके क्या है, मीजोजोम होते हैं, एक्सटेंशन एंड इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका मेनली जो ये मीजोजोम होता है इसके कारण बहुत सारे बैक्टीरियाज में आपका सेल डिवीजन और आपका मेनली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पहला फंक्शन इसका है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, माइक्रोविलाई का एग्जाम्पल पढ़ा होगा। माइक्रोविलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, या विलाई के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे कस्पिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है। इनकस्पिशियस स्ट्रक्चर के कारण ही वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जो यहाँ पे मीजोजोम है वो भी एक तरीके के आपके, हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली एक तरीके के विलाय और माइक्रोविलाय की तरह ही काम करते हैं, और ऐसे ही सर्टेन इनफोल्डिंग बना देते हैं, जिससे मेनली आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। जो दूसरा फंक्शन है वो है आपका हेल्प इन आपका डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन में ये कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये एक्सटेंशन आपका एक्सटेंड होते होते आपका मेनली यहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि आपका सेल वॉल को भी तोड़ दे और यहाँ से आपका मेनली एक साफ्ट जैसा फॉर्म कर दे। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका मीजोजोम है उसने पहले एक्सटेंशन किया और उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल को भी ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे में जब ये ऐसे फंक्शन करने लग जाए और सेल को ब्रेक करने लग जाए, तब ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है। और जो मीजोजोम है उसका एक मेजर रोल आपका सेल डिवीजन में ही है, और ये क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। क्योंकि जो आपके बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें मेनली आपका बाइनरी फ्यूजन ही होता है फॉर रेप्लिकेशन या आपका सेल डिवीजन का जो टाइप है। ठीक है। फिर बात करते हैं आपका हेल्प इन आपका सिक्रेशन। तो जो ये आपके मेनली मीजोजोम होते हैं ये कुछ इस तरीके से है, देखो दिस इज सेल वॉल, और इसके अंदर जो आपका है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ये मेनली ऐसे कुछ एंजाइम्स को, कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये मेनली इनको सिक्रेट करता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड आपका सिक्रीशंस, ये इनकी सिक्रीशन है। अब हो सकता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है वो कुछ और हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों को सिक्रेट करते हैं और इसीलिए इनका जो एक फंक्शन है वो सिक्रीशन में है। और जब ये सिक्रीशन आपका क्या होता है, मेनली एज कंपेरेटिवली जब हम सेल वॉल की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो वो इतनी ज़्यादा पोरस नहीं होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा आपका परमिएबल नहीं होती है। तो जो ये सिक्रेशन होते हैं जो इन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया है, ये आपका सेल वॉल से बाहर नहीं जाएगा, और सेल वॉल से बाहर नहीं जाएगा तो ये एक लेयर जैसी फॉर्म करने लग जाएगा सेल वॉल पे, कुछ इस तरीके की लेयर फॉर्म करेगा। और इस लेयर के कारण हम कह सकते हैं कि ये आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। वहाँ पे मेनली आपका उसकी वॉल को गाढ़ा करने में, डेंस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि कैसे ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे डिवीजन में हेल्प कर रहा है, कैसे रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, एंड व्हाट टाइप ऑफ सिक्रेशन दे लेड। ओके। सो द लास्ट फंक्शन ऑफ आपका मीजोजोम दैट इज मेनली डेवलप इन आपका ये तो सिर्फ ये बताया गया है कि जो आपका मीजोजोम होते हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में मिलते हैं, मेनली उनमें मिलते हैं। हो सकता है कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में भी मिले, लेकिन मेजॉरिटी हम बात कर रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में ही मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फंक्शंस मैंने तुम्हें अभी बताया है वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये सेल वॉल है, बाहर से सेल वॉल है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपका जो मीजोजोम है वो क्या कर रहे हैं, कुछ सीक्रेशन रिलीज कर रहा है, और वो सीक्रेशन जाके आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो ग्रिट की तरह काम कर रहा है, यानी कि डेंस करने का काम कर रहा है सेल वॉल को। तो सीक्रेशन में हेल्पफुल हो गया, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, और कुछ एंजाइम्स भी इस पे लगे हुए होते हैं जो कि मेनली आपका रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और ये होता क्या है, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आपका फ्लैजिला के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो आपका फ्लैजिला होता है वो आपका क्या फंक्शन करता है और उसका रोल क्या है बैक्टीरियल सेल में। तो मेनली आपका जो फ्लैजिला होता है उसका फंक्शन बैक्टीरियल सेल में किस में होता है, मोबिलिटी में ही होता है, क्योंकि मेनली जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें पिलाई भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली आपका बैक्टीरिया सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग से राइज होता है। ठीक है। और उनका फंक्शन मेनली कॉन्जुगेशन में, यानी कि आपका पिलिन, यानी कि जो पिलाई का एक ब्रिज बनता है ना कॉन्जुगेशन के दौरान, ठीक है, तो उसको फॉर्म करने में वो मेनली हेल्पफुल होते हैं। लेकिन फ्लैजिला का ऐसा फंक्शन नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। उसका काम है मेनली आपका क्या करना है, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपका ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा, मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसकी बाहर से आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो रखी है ऐसे,
दिस इज योर सेल वॉल एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो जो आपका फ्लैजिला होता है और जो पिलाई होते हैं वो मेनली आपका बाहर वाले से एक्सटेंड होता है, दीज आर पिलाई। ठीक है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला भी हेयर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका ओरिजिनेशन यहाँ से होता है। दिस इज ओरिजिनेशन फ्रॉम आपका मेनली अंदर वाली सेल से। तो मेनली जो आपका पिलाई और फ्लैजिला में जो डिफरेंस है ना, जो पिलाई होता है वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोथ आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो मेनली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका एक्सटेंड होता है और थ्रू सेल वॉल आपका बाहर की तरफ के लिए एक्सटेंड होता है। सो दिस इज योर फ्लैजिला, ठीक है, ये फ्लैजिला है। और इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजिला के 3 मेन पार्ट होते हैं, जो आपका मेनली अटैचमेंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। फिर आपका एक पार्ट मेनली कंबाइन इनको जोड़ने का काम करता है और एक आपका मोबिलिटी में मेनली हेल्प करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जो मेनली यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है वो पार्ट है आपका बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका बेसल बॉडी, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है जो मेनली आपका यहाँ पे बेसल बॉडी और इस बाहर वाली थ्रेड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो पार्ट है आपका मेनली हुक, ठीक है। तो हुक आपका क्या है, बेसल बॉडी और इस फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। और सबसे जो बाहर वाला पोर्शन है जो मेनली हेल्प करता है और जो मेनली मोशन करता है वो जो पार्ट है वो है आपका फिलामेंट। तो योर थर्ड वन इज फिलामेंट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है आपका बेसल बॉडी, बेसल बॉडी अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। हुक जो होता है वो मेनली आपका कनेक्ट बोथ फिलामेंट एंड आपका बेसल बॉडी, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और फिलामेंट का काम है आपका मेनली आपका मूवमेंट में हेल्प करता है। फिलामेंट आपका टेल पार्ट ऑफ फ्लैजिला है जो मेनली आपका मोशन में हेल्पफुल होता है। ओके, अब यहाँ पे एक जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और कभी कभी पूछ ली जाती है, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो आपका यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला है, क्योंकि फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट है, दोनों सेल में, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो मेनली आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो मेनली आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये कभी कभी 1 मार्क्स में आपका पूछ लिया जाता है। तो आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन हो गया और आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, देन उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ फ्लैजिला। अब नंबर ऑफ फ्लैजिला पे भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ फ्लैजिला है वो मतलब कभी कभी आपका सिफेलोट्राइकस से पूछ लिया जाता है, कभी लोफोट्राइकस से पूछ लिया जाता है, या कभी आपका एग्जाम्पल बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पूछ लिया जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया है या ई कोलाई है, पूछेगा ये किस तरीके कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, या बॉडी में आपका जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट है वो कैसे होगा। तो आपका जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। हमने देखा दिस इज़ योर प्रोकैरियोटिक बॉडी, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये आपका मान लेते हैं ये सबसे बाहर वाली सेल वॉल ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से आपका फ्लैजिला अराइज है। अब मोनोट्राइकस जो फ्लैजिला होते हैं, यानी मोनो का मतलब सिंगुलर और ट्राइकस का मतलब होता है सिंगुलर, आपके जो फ्लैजिला हैं जिनमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उन्हें मोनोट्राइकस फ्लैजिला कहते हैं। तो ऐसा एग्जांपल आपका मोनोट्राइकस का हो गया। अब अगर एम्फीट्राइकस है तो आपका आइदर साइड पे, यानी कि दोनों साइड, या लेफ्ट हो गया या आपका राइट हो गया, ठीक है, आइदर साइड पे आपका एक एक फ्लैजिला अरेंज्ड है, तो ये आपका एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका एम्फीट्राइकस का हो गया। फिर थर्ड वन इज अबाउट आपका लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होता है, आपका बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बोथ साइड पे, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और आपका यहाँ पे भी आपका मेनली क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है। फिर बात करते हैं सिफेलोट्राइकस और उस पर पूछा जाता है, सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है ऑन हेड रीजन, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया का हेड है, अगर बैक्टीरिया का हेड इस साइड पे है, ठीक है, इस वाली साइड पे, या बैक्टीरिया का हेड इस वाली साइड पे है, तो उस साइड पे आपका जो भी फ्लैजिला प्रेजेंट है या जिनके फ्लैजिला सिर्फ हेड रीजन पे ही होते हैं उनको हम सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं और उन फ्लैजिलास को सिफेलोट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पेरीट्राइकस का, और पेरीट्राइकस का एग्जाम्पल ई कोलाई में दिखता है, जिनकी बॉडी में किसी भी पार्ट से आपका फ्लैजिला अराइज हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ से अराइज हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी
मेनली जो फ्लैजिला कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो उन बैक्टीरियाज को पेरीट्राइकस या ऐसे फ्लैजिला को पेरीट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं। और मेनली आपका इकोलाई का एग्जांपल है, इकोलाई में ये मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, ए ट्राइकस का नेम आपका नेम से ही सजेस्ट हो रहा है मीनिंग। ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, यानी कि जिनमें ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम ए ट्राइकस बैक्टीरियाज यानी कि ए ट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं। नो फ्लैजिला, देयर इज नो फ्लैजिला। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, कोकस हो गया, वाइब्रियो होगा, माइक्रोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आपका फ्लैजिला के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेनली स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल कंप्लीट हो जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल पे आपका जब आप नोट्स बनाएं तो आप दोनों ही वीडियोस को कंबाइनली देखें, और या आप जहाँ से भी देखते हैं, जिसकी भी वीडियोस आप फॉलो करते हैं, तो आप कंबाइन में ही इन्हें पढ़ें, क्योंकि ये सारे ही एक ही स्ट्रक्चर के सेल ऑर्गेनीज हैं या एक ही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आप नोट मेकिंग जब कर रहे हो तो नोट मेकिंग के दौरान आप क्या करें, अपने नोट्स को इसके साथ इंडल्ज करें। ठीक है, और ये आपका सिर्फ एक मेनली बेसिक आपका है, और बेसिक के साथ साथ आप इसे एडवांस बनाने के लिए अपने नोट्स ज़रूर प्रेफर करें। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ करें, स्टैंडर्ड बुक्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।